आज मैं आपको क्वेश्चन 21 जो है ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 21 है ये क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है मैंने क्लास 9th की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया है। ये जो बुक है ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोर्ड टर्म सेकेंड 2017 को ये आ चुका है। इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन भी है, थोड़ा अलग किस्म का भी है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, metallic spheres of radius 6 meter, 8 meter and 10 meter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर 3 मेटालिक स्फीयर्स हैं। मेटालिक स्फीयर्स यानी कि सॉलिड मेटल के बने हुए 3 स्फीयर्स हैं। उन सब का रेडियस, जैसे रेडी मीन्स यहाँ पर क्या रेडियस, तो यहाँ पर तीनों मेटालिक स्फीयर्स का रेडियस दिया हुआ है। पहले वाले का 6 मीटर है, दूसरे वाले का 8 मीटर है, तीसरे वाले का 10 मीटर है। और ये तीनों मेटालिक स्फीयर्स को क्या किया गया है, मेल्ट कर दिया गया है। इनको मेल्ट करके गला करके तीनों को गला करके अगेन इसको एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। मेटालिक स्फीयर बड़ा, तीनों को मिलाकर तीनों इस मेटालिक स्फीयर को क्या किया गया है, मेल्ट कर दिया गया है। मेल्ट करके उसको मेल्ट करने के बाद क्या बना दिया गया, एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बना दिया गया है। तो अब जो सॉलिड स्फीयर सिंगल जो बना है ना, उसका क्या रेडियस है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। रिजल्टिंग का मतलब क्या, मतलब कि तीनों मेटालिक स्फीयर को मेल्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट स्फीयर, जो हमें आउटपुट जो मिला है ना, जो हमने आउटपुट क्या बनाया है, बड़ा सॉलिड स्फीयर, सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया है। पहले 3 अलग अलग थे, तीनों को मेल्ट कर दिया, अब एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बना दिया गया। तो अब उसका क्या रेडियस है, वही हमें यहाँ पर फाइंड किया गया, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ। मेटालिक स्फीयर, स्फीयर समझ रहे हैं ना, बॉल जैसे क्रिकेट बॉल होती है ना, क्रिकेट की देखिएगा हार्ड बॉल एक होती है बिल्कुल, तो वही आप एज्यूम कीजिए, उसको इमेजिन कीजिए। यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्फीयर की बात हो रही है। ठीक है, क्रिकेट बॉल जो होता है वही एज्यूम कीजिए। तो मेटालिक स्फीयर, मेटालिक का मतलब मेटल का बना हुआ एकदम सॉलिड। तो 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 ठो बना देती हूँ। एक का 6 मीटर रेडियस है, दूसरा 8 मीटर, तीसरा 10 मीटर है। तो देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि ये सबसे छोटा होगा स्फीयर, इससे थोड़ा बड़ा ये होगा, क्योंकि रेडियस देखिए इंक्रीज हो रहा है ना। तो देखिए 3 स्फीयर है, पहला, सेकेंड और थर्ड। तो पहले वाला जो है देखिए, इसको आप सर्कल मत समझिएगा, इसको आप ना स्फीयर समझिएगा, क्रिकेट बॉल एज्यूम कीजिएगा। ठीक है ना। तो उसका रेडियस कितना बोल रहा है, उसका रेडियस है 6 मीटर। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 मीटर। दूसरा वाला जो मेटालिक स्फीयर है वो 8 मीटर, थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि रेडियस बड़ा है, तो वो है 8 मीटर। और तीसरे वाले का क्या बोला, 10 मीटर, तो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि रेडियस बड़ा है। ये मैं समझाने के लिए डायग्राम मैंने बनाया। ठीक है ना। तो ये 3 स्फीयर्स हैं, इसको स्फीयर समझिएगा, सर्कल मत समझिएगा। सर्कल होता है आपका, अगर सर्कल आप लेके चलेंगे तो 2 डायमेंशनल माना जाएगा, ये 3 डायमेंशनल है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो ये रेडियस दे दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ये अब इन तीनों मेटालिक स्फीयर को क्या, तो अब इन तीनों को क्या किया गया है ना, मेल्ट कर देंगे। तो मेल्ट करने के बाद अगर मैं और अच्छे से डायग्राम बनाऊँ, ऐसे मान लीजिए ये है 6 वाला है, 6 मीटर रेडियस वाला, ये है 8 मीटर वाला रेडियस स्फीयर, और ये है 10 मीटर वाला। ये तीनों जो स्फीयर है ना, मैंने यहाँ बना दिया, इनको मेल्ट किया गया। यहाँ मैं लिख देती हूँ मेल्ट करने के बाद अब तीनों मेल्ट करने के बाद एक बड़ा सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया है। तो उसका क्या रेडियस है, वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। भाई इसका तो कोई रेडियस होगा ना, जो स्फीयर बनना है, रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट स्फीयर, तो उसका कोई तो रेडियस होगा, वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर ये पूछूं कि जो ये 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर रेडियस वाला जो सॉलिड स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, ये मेटल का बना हुआ है, इसमें मेटल यूज हुआ है, कोई तो मेटल होगा ना, मेटल कई तरह के होते हैं, तो जो भी मेटल यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि कितनी क्वांटिटी है इस वाले 6 मीटर जिसका रेडियस है, इस स्फीयर मेटालिक स्फीयर में जो मेटल यूज़ हुआ है उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी ऑफ मेटल इसमें यूज किया है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो आप क्वांटिटी कैसे पता करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए। भाई वॉल्यूम ही तो बताता है ना क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी इसमें मेटल यूज हुआ है इस स्फीयर को बनाने में। तो हम क्वांटिटी पता करने के लिए क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ उसी तरह से यहाँ पर भी मेटल यूज हुआ है, तो इसका भी क्वांटिटी है ना। तो सेम ही मेटल इसमें यूज हुए हैं तीनों में, लेकिन सबका साइज अलग अलग है। इसमें ज़्यादा यूज हुआ है मेटल, इसमें ज़्यादा यूज हुआ है, तो इसमें जो क्वांटिटी होगी मेटल की कम होगी, और इस वाले में थोड़ा ज़्यादा मेटल यूज हुआ है तो इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इस वाले में ज़्यादा मेटल यूज़ किया गया है तो इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालेंगे हम। तो ये क्या है, स्फीयर है,
ठीक है ना। तो ये स्फीयर है तो क्वांटिटी, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, तो किसका वॉल्यूम, भाई स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसी भी, ये स्फीयर ही तो है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³ होता है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए इतना। अब ये जब तीनों को जब मेल्ट करके गला करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, अगर मैं तो बड़ा स्फीयर बनाया गया है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों एक ही में मिल चुका है। मेल्ट करने के बाद तीनों मिल गया, जो भी मेटल इसमें यूज हुआ है, और तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल बनाया गया है। तो जितना क्वांटिटी इन तीनों में है वही क्वांटिटी तो इसमें भी लगा है। इन तीनों में जितनी क्वांटिटी है मेटल की, वही क्वांटिटी तीनों का मिलाकर के ही तो ये बना है ना। यानी कि इसमें जो क्वांटिटी यूज हुई है मेटल की, और इसमें तो क्वांटिटी कैसे हम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो इन तीनों का जो वॉल्यूम का जो सम होगा, इन तीनों का अलग अलग जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने का मतलब कि कितना क्वांटिटी इसमें यूज हुआ है मेटल का, कितना क्वांटिटी है मेटल का, तो इन तीनों वॉल्यूम का सम, और ये जो बड़ा सा जो स्फीयर बना है, इसका वॉल्यूम बराबर ही तो हुआ ना भाई। यही क्वांटिटी तो इसमें यूज हुआ है, कोई अलग से तो इसमें कुछ डाला नहीं गया है ना अलग से। यही तीनों को गला करके इसको सिंगल बना दिया गया है। तो जो क्वांटिटी इसमें मेटल की, जितना क्वांटिटी इसमें यूज लगा है वही तो इसमें लगा है ना। तो दोनों का वॉल्यूम तो आपस में इक्वल हो जाएगा ना। यानी कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम जब हम प्लस कर देंगे और इसका वॉल्यूम, दोनों बराबर ही तो होगा ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड मेटालिक स्फीयर है, और ये तीसरा है हमारा। तीन ही तो मेटालिक स्फीयर थे ना। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मान लीजिए V1 हम लिख देते हैं, इसका V2 और इसका V3। तो इन तीनों वॉल्यूम का सम, तीनों वॉल्यूम का सम कहने का मतलब इन तीनों में जो मेटल यूज हुआ है उनकी क्वांटिटी का सम। तो इसी को लेकर के मेल्ट करके यहाँ बना दिया गया है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम कैपिटल V मान लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं V1 + V2 + V3 = कैपिटल V। वही क्वांटिटी सेम तो इसमें यूज हो रही है ना। तो इसका वॉल्यूम और इन तीनों वॉल्यूम का जो सम है ये बराबर हो जाएगा कि नहीं, होगा ना, बराबर होगा ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले वाले स्फीयर का। तो देखिए इसका रेडियस हम मान लेते हैं R1। भाई ये 6 मीटर क्या रेडियस ही बता रहा था ना क्वेश्चन में, तो ये R1 मान लेते हैं, इसका R2 और इसका हम R3 रेडियस मान लेते हैं, और इस बड़े वाले का रेडियस हमने R माना है, ठीक है ना। तो अब इस वाले का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr³, यही होना होता है फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए इसका में इस वाले में इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे 4/3πr³। यहाँ पर रेडियस इसका क्या माने R1 ना, तो R1 का होल क्यूब ही तो लिखेंगे ना, फिर प्लस V2। अब इसकी बारी आ रही है, तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा 4/3π। अब यहाँ पर रेडियस हमने इसका क्या माना R2 माना है, तो R2 का होल क्यूब यही ना होगा, फिर प्लस V3 हमारा ये बड़ा वाला तीसरा वाला स्फीयर, मेटालिक स्फीयर। तो ये भी स्फीयर है, तो इसमें भी फॉर्मूला 4/3πr³ लगेगा, तो 4/3π। लेकिन इसमें हम रेडियस क्या माने R3 माने, का होल क्यूब यही ना होगा। ये तीनों मेटालिक स्फीयर का वॉल्यूम का सम इक्वल टू जो रिजल्टेंट हमारा जो स्फीयर बना है मेल्ट करने के बाद उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम हमने कैपिटल V माना। ये देखिए यहाँ मैंने लिखा इक्वल टू, यहाँ मैंने लगा दिया। ये V1 V2 V3 था, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तीनों का सम इक्वल टू ये कैपिटल V, ये रिजल्टेंट जो आया है उसका वॉल्यूम। तो इसका भी, ये भी तो स्फीयर ही है, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला वही लगेगा 4/3π, तो 4/3π। लेकिन हमने यहाँ तो हमें रेडियस तो पता है नहीं, तो हमने रेडियस क्या माना है इसका कैपिटल R। तो यही तो हमें निकालना है, यही कैपिटल R ही निकालना है। ये आ गया इक्वेशन, आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि इन तीनों में 4/3π 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 तीनों में कॉमन है ना, कॉमन। तो हम बाहर निकाल सकते हैं 4/3 और पाई बाहर निकाल दिया, कॉमन है ये। अंदर क्या बचेगा R1 का होल क्यूब प्लस R2 का होल क्यूब प्लस ये क्या है R3 का होल क्यूब इक्वल टू, और ये क्या है 4/3π, और ये क्या है कैपिटल R³। अच्छा इनके बीच में क्या इंटू का साइन है ना, यहाँ पर भी इंटू का ही साइन सब में है भाई। ये ब्रैकेट के अंदर है इसमें, और 4/3π में इंटू का साइन है। तो आप यहाँ इक्वल टू के दोनों साइड देखिए, 4/3π यहाँ पर भी इंटू में है और यहाँ पर भी 4/3 में इंटू में है। तो इक्वल टू के दोनों साइड है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो गया ना। तो बच क्या रहा है R1 का होल क्यूब प्लस R2 का होल क्यूब प्लस
R3 का होल क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। अच्छा, R1 क्या है, इसका रेडियस है, इस वाले स्फीयर का पहले वाले, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ R1 की वैल्यू, भाई इन तीनों का तो रेडियस दिया हुआ है ना, तो R1 यहाँ पर क्या है, 6 है हमारा, तो 6 का होल क्यूब। R2 यहाँ पर क्या है, देखिए R2 का यहाँ रेडियस क्या दिया, 8, तो यहाँ 8 का होल क्यूब, प्लस R3 कितना दिया है, देखिए 10 दिया हुआ है, तो 10 का होल क्यूब इक्वल टू R क्यूब। ये हो गया। अब ये 6 का होल क्यूब है, तो इसको 3 बार इंटू कीजिए, 6 6 ऐसे मैं लिख ही देती हूँ, चलिए ऐसे 3 बार लिख दिया, प्लस इसको भी 3 बार लिख दीजिए, 8 इंटू 8 प्लस ये क्या है 10 इंटू 10 यही ना है, इक्वल टू ये क्या है R क्यूब है, तो 6 6 36 और 6 कितना होगा, मैं यहाँ इंटू ही कर लेती हूँ, 36 6 क्या होगा, 6 36 का 6 6 3 18 19 20 216 होगा। इसको अगर इंटू करेंगे तो 216 आएगा, प्लस 8 8 64 के 8 से इंटू कीजिए, तो 8 4 क्या होता है 32 का 2, ठीक है ना, 8 4 32 का 2, 8 6 48 में आप 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 48 51 512 आएगा। ये तीनों इंटू करेंगे तो 512 आएगा, प्लस इसको तो इजीली ये 1000 के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू R क्यूब। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तो 1000 और ये क्या है 512, दूसरा क्या है 216 है, तो जोड़िए इसको, तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 5 6 7 और ये 1 कितना आ रहा है 1728 आ रहा है, इक्वल टू ये पूरा जोड़ेंगे तो इतना आ रहा है, और ये R क्यूब, और इसको हम R क्यूब क्योंकि बराबर है तो हम यहाँ पर R क्यूब पहले लिख लेते हैं, और ये इसको बाद में लिख सकते हैं ना। अब हमें चाहिए R की वैल्यू, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो ये क्यूब हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट ही तो लगेगा भाई, ये R हटाएंगे, ये हमको R चाहिए तो यहाँ पे क्यूब हटाना पड़ेगा, तो ये क्यूब हटाएंगे तो इधर साइड क्यूब रूट लग जाएगा। अब यहाँ क्यूब रूट आ गया, अब इसका क्यूब रूट आप निकालिए, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 1728 का, और यहाँ पर 3 3 का हम पेयर बनाएंगे, अगर स्क्वायर रूट हो तो 2 2 का पेयर बनाते थे, अब यहाँ पे 1728 है ना, तो सिंपली इसका जो ये है ना किसका क्यूब रूट है, ये ना 12 का होल क्यूब का क्यूब रूट है। अगर 12 का आप क्यूब निकालेंगे, सॉरी क्यूब रूट नहीं क्यूब, 12 का क्यूब है, तो 12 को 3 बार इंटू करेंगे तो ये आएगा, मैं दिखा भी देती हूँ, तो देखिए 3 बार है ना इंटू कीजिए, तो 12 क्या होता है 144, फिर इसमें 144 में 12 इंटू कीजिए, 2 4 जाइए 2 4 जाए 2 1 जा 2 1 4 जा 4 1 4 जा 4 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 4 12 और 7 और ये 1728 आ गया ना, यानी कि ये जो 1728 है ना वो 12 के क्यूब के बराबर है। और अगर ये तो डायरेक्ट हो गया, अगर और अच्छे से समझना है तो आप क्या कीजिए, सिंपली इसका क्या कीजिए एलसीएम निकाल दीजिए, तो एलसीएम निकालिए 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 3 6 2 2 जा 4 फिर 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12, ये हो गया। अच्छा ये क्या है, अब 216 है, तो देखिए ये यहाँ पर फिर 2 से ले जाइए, 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 अगेन 2 5 जा 10 2 4 जा 8 फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4 2 7 जा 14 फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27 फिर 3 3 जा 9 फिर 3 3 जा 1, ये आ गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर इसको ऐसे लिखना चाहे R का, तो देखिए 1728 है ना, जो ये क्यूब रूट लगा है ना, तो हम इसको ऐसे भी पावर में भी 1/3 करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1728 और ये क्यूब रूट है तो 1/3 लगा दिया, तो मैंने बताया कि 1728 जो है वो 12 के क्यूब के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम 12 का क्यूब लिख सकते हैं ना, और क्योंकि ये तो इसकी जगह लिखा है लेकिन यहाँ बाहर 1/3 भी रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 हो गया, अब ये 3 है पावर और ये भी पावर ही है 3 1/3, तो ये दोनों पावर है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट में ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे इनटू हो जाएगा, तो ये 3 3 कैंसिल, तो क्या बच रहा है केवल 12 ही तो बच रहा है। तो जो रेडियस है ना इस स्फीयर का, वो स्फीयर का रेडियस 12 आया, यूनिट क्या रहेगा, जैसे यहाँ मीटर है ना तो मीटर के 12 मीटर यूनिट रहेगा, ये हो गया, ये डायरेक्ट हो गया जब हमने 12 का क्यूब सीधे लगा दिया। अदरवाइज यहाँ पर देखिए हमारा क्या है R इक्वल टू 1728 और यहाँ पे क्यूब रूट था, तो यहाँ पर एलसीएम से भी आप इजीली निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए एलसीएम में 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है 2, तो लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 6 बार लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और 3 कितने बार है 3 बार है,
तो 3 × 3 × 3। अब यहाँ लगा है क्यूब रूट, ये देखिए ये आर थोड़ा नीचे लिखिए, तो एलसीएम लेकर भी आप इजीली निकालेंगे तो भी 12 ही आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ क्यूब रूट है ना, तो 3 का पेयर बनेगा, देखिए बन रहा है ना। तो देखिए यहाँ से ये 3 का पेयर बनना है, तो ये 3 बार 2 आ रहा है, तो इसमें से 2 बाहर, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है ना, तो यहाँ 3 बार आना चाहिए कोई भी नंबर सेम। तो ये भी 3 बार आ रहा है, ये भी 3 बार आ रहा है, ये भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इस क्यूब रूट हट जाएगा, इंटू यहाँ से भी देखिए 2 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 2 2 4 4 3 12 आ गया ना। तो रेडियस आ गया। तो जो हमारा मेल्टिंग करने के बाद तीनों मेटल स्फीयर को जब मेल्ट किया गया, तो जो रिजल्टेंट सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया उसका रेडियस कितना है, 12 मीटर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।